हेलो सभी बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सुपर साइंस जोन में। तो आइए, हम लोग एक वीडियो अपलोड कर चुके थे, आप सब देख लिए होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं दूसरी वीडियो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मैथ का अंशाल। मैथ अंशाल 2024 आपके सामने रखा हुआ है, ये एनसीईआरटी का। और इसके बाद हम लोग साइंस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैथ और साइंस दोनों अंशाल हम आपका ख़त्म करेंगे। तो चलिए, सभी लोग जुड़ जाएंगे और वीडियो लास्ट तक देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन आप पूरा देखिएगा। पूरा एक एक क्वेश्चन हम इसमें से पूरा सॉल्व कराएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं मॉडल पेपर 2024, ठीक है। मॉडल पेपर 2024 शुरुआत करते हैं। जो इस साल पेपर आएगा, आप देखिएगा आपका इस साल पेपर कैसे आने वाला है। सेम टू सेम ऐसे ही पेपर आएगा जैसे 2024 है। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं खंड है बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। तो आइए, 2024 का मॉडल पेपर खंड बोला है, यदि 26 156 का लॉस 156 है तो मौस ज्ञात कीजिए। एक एक क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न। पहला क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पीय बहुविकल्पीय प्रश्न, ये बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोले हैं हम। बोले हैं, देखिए उससे क्वेश्चन तो हम कराएंगे ही, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिलेंगे हम सारा कुछ कंप्लीट करा देंगे। उससे रिलेटेड जो भी आपको मिलेगा, जैसे दिया है 26 56, हाँ। अब इसका एक फार्मूला होता है, ल स गुणित म स बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। आप सभी लोग अच्छे से एकदम इसकी कॉपी बना लीजिएगा। और अंशाल को जितनी बार आप सब कितना भी आप पढ़े हैं साल भर, उससे ज़्यादा मतलब नहीं निकला। आप अंशाल अगर साल कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ल स गुणित म स बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, ये आपका क्या होता है बच्चों? फार्मूला होता है, ठीक है। तो कितना दिया है? 26 156 का ल से मतलब पहली संख्या जो दिया है वो कितना दिया है? पहली संख्या दिया है 26, दूसरी संख्या दिया है 156, और ल से कितना दिया है? ल से दिया है 156। निकालना क्या है? निकालना हमको म स है, ठीक है। तो म स बराबर क्या हो जाएगा? म स बराबर हो जाएगा 26 गुणित 156। ये 156 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? ये भाग हो जाएगा। तो 156 से 156 कट जाएगा, तो जो म स आपका आ गया, म स बराबर कितना आ गया? 26। ये क्या आ गया आपका? आंसर। इसको हम डिब्बे में बंद कर लेंगे। ये आपका आ गया आंसर। सही है? सबका सही है ना? पहला क्वेश्चन आपका आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दूसरा चलते हैं। आइए, निम्न में अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, बताएं। देखिए, सबसे पहले हम की पॉइंट बताएंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। समझिएगा अच्छे से, परिमेय संख्या क्या होता है। चलिए, तो परिमेय संख्या क्या होता है? वे संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। जबकि Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q कभी भी 0 के बराबर में नहीं होगा, ठीक है ना। Q कभी भी 0 के बराबर में नहीं होगा। इसका मतलब है कि जैसे एग्जाम्पल सर बता दीजिए, एग्जाम्पल जैसे बात करें तो 5/3, 5/3 ना, बात करें तो 1/2, मतलब जैसे हो गया 2/3। कितनी भी संख्याएं आप लिख सकते हैं जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं अपरिमेय की। परिमेय समझ गए ना, ये होता है परिमेय नंबर। हम बात करते हैं सर अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब देखिए, सेम इसी का उल्टा हो जाएगा। जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता था परिमेय, अब जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं।
जैसे जो भी रूट में संख्याएं आएंगी, जो भी रूट में, लेकिन उनका पूर्ण वर्ग नहीं बनना चाहिए। जैसे √3 हो गया, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर हम बात करें √9 की, तो क्या ये अपरिमेय है? कुछ लोग बोलेंगे हाँ, क्योंकि रूट लगा है, लेकिन ये तो पूर्ण वर्ग है ना। जब ये बाहर निकलेगा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 बराबर बाहर निकलेगा 3। अब 3 जो भी नीचे अगर हर नहीं दिया रहता तो 1 माना जाता है, तो 3/1 मतलब ये क्या बन गया? ये सर परिमेय बन गया। तो ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग रूप में है। ठीक, इस प्रकार से इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? अब देखिए, ये जो 25 दिया है तो ये पूर्ण वर्ग है, बाहर निकलेगा तो 5 बचेगा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब ये ए और बी दोनों, ऐसा तो है नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो 5√3, इसमें रूट लगा है ना, इसका मतलब ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 - √3। सही है, समझ गए इस बात को? आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, रेखाएं x - 2 = 0, y + 6 = 0 का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। आइए इसमें हम एक फार्मूला बताते हैं प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, तो इसका फार्मूला होता है a1x + b1y + c1 = 0। बोलेंगे a2x + b2y + c2 = 0। सही है। अब देखिए, इसमें प्रतिच्छेद की जब बात करेगा तो क्या हो जाएगा? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और इसके बाद a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये इसके बाद एक फार्मूला और होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ये होता है, एक प्रतिच्छेद हो जाती है, एक समांतर हो जाती है, और एक संपाती हो जाती है। ठीक है, ये पता है ना तीनों। तो इसमें से क्या पूछा है? अद्वितीय हल किसका हो जाएगा? अद्वितीय हल मतलब ये, इसका हल कैसा हो जाएगा? अद्वितीय हल हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अद्वितीय हल। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा अद्वितीय हल के लिए। तो यहाँ लिख लेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हमारा हल क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। ठीक है, अच्छा, हम चौथा कर दिए, कोई बात नहीं है, चलिए हम चौथा कर दिए। ठीक है, आइए हम तीसरा देखते हैं। ये हमने चौथा सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं। चलिए, तीसरा क्या बोला है? तीसरे में क्या है? तीसरे में x - 2 = 0, y + 6 बराबर प्रतिच्छेद करती हैं। हम प्रतिच्छेद के नाम से हमने इस फार्मूला हमें याद है। हम चलिए कोई बात नहीं, चौथा हो गया, इसको चौथा बना लेंगे। ये चौथा क्वेश्चन है। चलिए तीसरा में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है x - 2 = 0। x - 2 = 0। x - 2 = 0, इसका मतलब है कि x बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x बराबर 2। अगला दिया है y + 6 = 0। y + 6 = 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा? -6। क्या हो जाएगा? y बराबर -6। y बराबर क्या हो जाएगा? -6। ठीक, y बराबर हो जाएगा -6। अब x बराबर 2 और y बराबर क्या हो जाएगा? -6। इसका मतलब जो आपकी दो संख्याएं होंगी वो क्या, इसके निर्देशांक पूछा है ना? हाँ, प्रतिच्छेद बिंदु, इनके जो निर्देशांक हो जाएगा, निर्देशांक, तो क्या होता है? x, y, x, y। x मतलब 2 और y मतलब -6, तो क्या हो जाएगा? 2, -6। क्या हो जाएगा? 2, -6। ये कौन सा उत्तर से? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2, -6। सही है। चौथा हो गया, तीसरा हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कंप्लीट हो गए। पांचवा चलते हैं। समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग क्या होगा? मूलों का योग, आइए इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, पाँचवा। तो जब आप फार्मूला की बात करेंगे तो फार्मूला हो जाता है मूलों का योग। मूलों का योग या योगफल, मूलों का योगफल बराबर क्या हो जाता है? ये हो जाता है -b/a। इसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी बोलते हैं, -b/a। ये आपके मूलों का योग का फार्मूला है ये। अब बात करें मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? c/a। क्या हो जाएगा? c/a, c/a। ये हो जाएगा गुणनफल। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? c/a। तो क्या पूछा है? समीकरण कितना दिया है? क्वेश्चन कर लेते हैं। समीकरण दिया है 5x²
माइनस 3x और +2 बराबर 0 के मूलों का योग। क्या पूछा है? मूलों का योग। अभी हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे। हमारा द्विघात समीकरण होता है ax² + bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? a का मान कितना हो जाएगा? a बराबर 5 हो जाएगा, b बराबर -3 हो जाएगा और c बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। अब मूलों का योग का फार्मूला क्या लगाएंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर -v/a। तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा माइनस b का मान ये -3 और यहाँ क्या हो जाएगा? ये, और a का मान कितना है? 5। तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 3/5। कितना हो जाएगा? 3/5। ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर? 3/5। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? इसका आंसर सही होगा 5वें का ए, 3/5। ये क्या हो जाएगा? आंसर सही है ना। मूलक का अगर गुणनफल पूछता तो c/a मतलब कितना हो जाता? c का मान 2/5 हो जाता है अगर गुणनफल पूछता तो, लेकिन यहाँ केवल योगफल पूछा था। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी? ठीक है, चलिए पढ़ लिए। अंशाल सभी लोग खरीद लेंगे, ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे। छठवां नंबर दिया है। तो देखिए, हम पहले सबसे पहले एक नाव बनाते हैं। ये ऐसे, ये आपकी क्या हो गई? मान लीजिए नाव है, और यहाँ क्या बना देते हैं? इसका धारा। उधर नाव हो गया, ये क्या हो गया? धारा। तो नाव देखिए क्या चल रहे हैं? नाव कितना चल रहा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला है शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर। और इसके बाद शांत जल में धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये नाव की चाल, और ये क्या हो जाएगा? धारा की चाल। ये क्या हो जाएगा? धारा की चाल। नाव की चाल और धारा की चाल। आइए अब इसके बाद देखिए, एक आपको फार्मूला यहाँ भी आप नोट करें। देखिए, बहुत जो चीज़ जो हम इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं, जो ब्लैक से और ये रेड से, आप इसको एक कॉपी में कहीं लिखते जाइएगा, नोट करते जाइए। अभी बार बार यही सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? जब यहाँ लिखेंगे, जब नाव धारा की दिशा में बहेगी, धारा की दिशा में बहेगी, तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो हम दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 8 3 11 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो दोनों चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। जब नाव धारा की दिशा में बहेगी तो दोनों जुड़ जाएगा। लेकिन सेम इसी का अपोजिट, जब नाव धारा की विपरीत दिशा में बहेगी तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब 8 - 3 कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, यही ध्यान रखेंगे ना। जब नाव धारा की दिशा में बहेगी तो ऐड हो जाएगा, और जब नाव धारा की विपरीत दिशा में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या पूछा है? जब धारा के विपरीत नाव की चाल, तो विपरीत क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर सही है? डी वाला। आसान सा था। ठीक, आगे चलते हैं। ये तो छठवां हो गया। अब हम बात करते हैं सातवां की। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7। चलिए जल्दी से इसको पूरा हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी क्षेत्रफल दे देता है तो ऊंचाई पूछता है, कभी ऊंचाई दे देता है तो क्षेत्रफल पूछता है। इसमें दो ही टाइप बनता है और हर साल ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। ये हर साल रिपीट होते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आसान सा है क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले आप इसका फार्मूला लिखेंगे। देख रहे हैं कितने सारे फार्मूला आपको लिखा रहे हैं। पहले आप इसका क्या करेंगे? फार्मूला अच्छे से लिखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे। पहले त्रिभुज, या फिर आप दो त्रिभुज बना लीजिए। एक त्रिभुज ये एक त्रिभुज ये। इसको मान लेंगे समरूप। समरूप मतलब दोनों का रूप एक ही जैसे है। समरूप मतलब क्या होता है? पढ़े होंगे ना, एक ही जैसे हैं। जैसे मान लीजिए ये दो पेने हैं, ये दो पेने हो गई। अब ये दो पेने क्या है? एक ही कंपनी की है ना, सेम रूप है, सेम रूप है। ये छोटी बड़ी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो रूप होगा वो सेम होगा, उसे हम बोलेंगे समरूप।